कोनिचिवा एक्सप्लोरर्स, स्वागत है आपका हमारे शैडो स्लेव नोवेल की एक्सप्लेनेशन सीरीज़ के चैप्टर 3 और 4 में। जी हाँ, आज हम आपको चैप्टर 3 और 4 की एक्सप्लेनेशन बताएंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 3 का नाम है द स्ट्रिंग्स ऑफ फेट। कुछ देर तक सनी का मन उदासी में डूबा रहा। फिर उसने खुद को झटका, गहरी सांस ली और चारों ओर ताज़ी हवा को महसूस करने लगा। असली दुनिया में ऐसी हवा मिलना नामुमकिन था। वहाँ की हवा तो धूल, प्रदूषण और बदबू से भरी हुई थी। शहर के अच्छे इलाकों में भले ही एयर फिल्ट्रेशन सिस्टम होते थे, लेकिन उनकी हवा भी नीरस और बासी लगती थी। बस अमीरों के पास ही होती थी वो असली मीठी ताज़ी हवा, और अब वही हवा सनी बेइंतहा पी सकता था, जैसे कोई दूसरी पीढ़ी का अरबपति हो। उसने मुस्कुराते हुए सोचा, वाकई स्पेल द्वारा चुने जाना कुछ तो फ़ायदा लाता है। काश ये ठंड इतनी बेरहम ना होती, उसके पैर दुखते ना होते और उसकी पीठ और कलाई जंजीरों की वजह से तड़पती ना होती। गुलामों का काफिला धीरे धीरे पहाड़ पर चढ़ रहा था। लोग लड़खड़ाते, गिरते और कुछ तो फिर उठ ही नहीं पाते। ऐसे लोगों को बिना किसी भाव के जंजीरों से अलग कर सड़कों के किनारे की खाई में फेंक दिया जाता था। सनी ने जब उन्हें नीचे गिरते देखा तो दिल में हल्की सी करुणा जागी। बेचारे अब शांति से सो सकेंगे। अजीब बात थी कि इस सब के बावजूद उसका मूड अच्छा था। शायद इसलिए क्योंकि वो पहले से ही खुद को इस भयावह नाइटमेयर के लिए तैयार कर चुका था। जब स्पेल के लक्षण पहली बार सामने आए थे तो वो बुरी तरह घबरा गया था। 17 साल की उम्र से पहले ही मौत का डर सीधा आंखों में झांक रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में उसने उस डर को अपनाना सीख लिया। वो अपने माता पिता के अस्थायी स्मारक, एक पुराने पेड़ पर खुदी 2 लाइनों के नीचे गया और अपने लिए तीसरी लाइन भी खुद ही जोड़ दी। उस पल के बाद वो हल्का हो गया था। अब उसे पैसे कमाने, खाना ढूंढने या भविष्य की प्लानिंग की टेंशन नहीं थी। सबसे बुरा तो पहले ही हो चुका था, अब मरने से डर कैसा। और वैसे भी उसे पता था कि ठंड उसे नहीं मारेगी, क्योंकि उसने उस हड्डियों के ढेर वाली जगह को पहले ही अपनी दृष्टि में देख लिया था। उस दृश्य की सच्चाई अब भी उसकी आंखों में जिंदा थी। शायद कोई राक्षसों का झुंड जो कुछ ही घंटों में हमला करने वाला था, यानी अभी भी उसके पास एक मौका था। उसने मौके का फ़ायदा उठाते हुए दोबारा अपने स्टेटस चेक किए। पिछली बार वो अपने एस्पेक्ट से इतना चिढ़ गया था कि एट्रीब्यूट्स पर ध्यान ही नहीं दिया। अब उसने गौर से उन्हें पढ़ा। फेटेड, भाग्य की डोरियां तुम्हें कसकर बांध चुकी हैं। असंभव घटनाएं, अच्छी और बुरी, तुम्हारे आसपास आकर्षित होती हैं। मार्क ऑफ डिविनिटी, तुम्हारे अंदर दिव्यता की हल्की सी गंध है, जैसे कभी किसी ने ऊपर से छू लिया हो। और चाइल्ड ऑफ शैडोज, परछाइयाँ तुम्हें अपना समझती हैं। सनी को तुरंत समझ आ गया कि फेटेड ही उसका मुख्य अपराधी है। पहली नज़र में ऐसा लगा कि जैसे उसकी मौत पहले से तय है, लेकिन असल में इसका मतलब था कि उसके आसपास असंभव चीज़ें ज़्यादा घट सकती हैं। शायद इसी वजह से उसे इतनी दुर्लभ और बेकार एस्पेक्ट मिली थी, और वो भी एक अजीब संस्करण में। अगर फेटेड उसका जन्मजात गुण था तो बाकी दोनों टेम्पल स्लेव एस्पेक्ट से जुड़े हुए थे। मार्क ऑफ डिविनिटी शायद किसी पवित्र जगह में प्रवेश की अनुमति देता होगा या किसी जादू को मजबूत करता होगा, लेकिन यहाँ तो ना कोई मंदिर था और ना ही सनी के पास कोई जादू। चाइल्ड ऑफ शैडोज थोड़ा रहस्यमय था, लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ के पीछे छिपा और अंधेरा छा गया, सनी को हैरानी हुई। वो अंधेरे में भी साफ देख पा रहा था, जैसे दिन हो। ये क्षमता अपने आप में काफ़ी ज़बरदस्त थी। शायद छायाएं उसे और भी कई उपहार दें। पहली बार उसे लगा कि कुछ अच्छा भी मिला है। तभी सामने से आवाज़ आई, कारवां रोको, शिविर तैयार करो। सारे गुलाम थक कर ज़मीन पर गिर पड़े। वो जगह जहाँ सड़क थोड़ी चौड़ी थी और एक चट्टान हवा को कुछ हद तक रोक रही थी, वहीं कैंप लगाया गया। सैनिकों ने गुलामों को एक घेरा बनाकर बैठाया ताकि वो एक दूसरे की गर्मी से थोड़ा राहत पा सकें। उन्होंने आग जलाई,
लेकिन सबसे पहले अपने घोड़ों की देखभाल की। वो भारी सामान वाला रथ जिससे मुख्य जंजीरें जुड़ी हुई थी, उसे हवा से बचाव के लिए आगे खिसका दिया गया। सनी ने देखा कि वही युवा सैनिक जो पहले भी उसकी नज़र में आया था, चुपचाप पहाड़ को देख रहा था, चेहरे पर उलझन लिए हुए। ये आदमी कुछ अजीब है, सनी ने मन में ही सोचा। आग जलने लगी थी। ताकतवर गुलाम आग के पास खिसकने की कोशिश कर रहे थे और कमज़ोर जैसे कि सनी बाहर की तरफ बैठे रह गए। जंजीरों की वजह से ज़्यादा हिलना भी मुमकिन नहीं था। वहीं चौड़ा कंधों वाला गुलाम जितनी कोशिश करता आग के पास जाने की, उतना ही वापस अपनी जगह लौट आता। उसने गुस्से में बड़बड़ाया, बेवकूफ़ इंपीरियल्स। सैनिक हर गुलाम को थोड़ा पानी और सड़ी हुई ब्रेड का टुकड़ा बांट रहे थे। सनी ने भी वो ब्रेड पूरी खा ली, चाहे वो बदबूदार और बासी ही थी, लेकिन भूख तो जस की तस बनी रही। पीछे से एक चालाक सा दिखने वाला गुलाम परेशान होकर बोला, भगवान की कसम, जेल में भी इससे अच्छा खाना मिलता था और हम में से ज़्यादातर तो वहाँ फांसी का इंतज़ार कर रहे थे। उसकी नज़र एक तरफ बर्फ पर उग आए लाल जामुनों पर पड़ी। वो धीरे धीरे घुटनों के पल उन जामुनों की तरफ बढ़ने लगा। एक कोमल आवाज़ सुनाई दी, मैं कहूँगा कि उन्हें मत खाओ दोस्त। सनी ने पीछे मुड़कर देखा। एक लंबा दुबला पतला समझदार चेहरा, जैसे कोई विद्वान हो, चेहरा शांत, आंखों में गहराई। वो आदमी कौन था और गुलाम कैसे बना, ये एक रहस्य था। फिर से सलाह दे रहे हो, क्यों ना खाऊं? वो चालाक गुलाम भड़क उठा। इनका नाम ब्लड बेन है, विद्वान ने शांत स्वर में जवाब दिया। ये वहीं उगते हैं जहां इंसान का खून गिरा हो। गुलामों के रास्तों पर हमेशा बहुत मिलते हैं, लेकिन ये जहरीले होते हैं। कुछ ही जामुन किसी भी इंसान को मार सकते हैं। वो गुलाम पीछे हट गया। सनी का ध्यान उन पर ज़्यादा नहीं था, क्योंकि उसने अब पूरी तरह पहचान लिया था। ये वही जगह थी जहां उसने अपनी नाइटमेयर की शुरुआत में हड्डियों का ढेर देखा था, और उसे पूरा यकीन था जो भी वो चीज़ थी जिसने उन गुलामों को मारा, वो अब आने ही वाली थी। और जैसे ही ये ख्याल उसके मन में आया, ऊपर से एक भयानक आवाज़ गूंजी। अगले ही पल आसमान से कोई विशाल काले चीज़ आकाश चीरती हुई सीधे ज़मीन पर आ गिरी और सब कुछ हिला देने वाला धमाका हुआ। और चैप्टर 3 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। आगे बढ़ते हैं चैप्टर 4 की तरफ। चैप्टर 4 का नाम है माउंटेन किंग, शैडो स्लीव। चारों ओर गूंजती उस भयानक आवाज़ की तरफ जैसे ही गुलामों ने सिर घुमाया, ऊपर से चट्टानों और बर्फ़ के टुकड़ों की बारिश शुरू हो गई। हर कोई एक साथ चीखते हुए इधर उधर भागने लगा। जंजीरों से जकड़े शरीर एक दूसरे में उलझकर ज़मीन पर गिरते गए और हर तरफ पत्थरों पर परछाइयाँ नाचने लगी। लेकिन सनी वहीं खड़ा रहा, शांत और तैयार। उसे पहले से अंदाज़ा था कि कुछ बड़ा होने वाला है। उसकी आंखें, जो अब अंधेरे को चीर सकती थी, आसमान की ओर टिकी थी। वो एक कदम पीछे हटा और ठीक उसी पल आदमी के धड़ जितना बड़ा एक बर्फीला पत्थर उसके सामने आकर ज़मीन पर फटा और तेज़ धार वाली टुकड़ों की बरसात कर गया। बाकी गुलाम इतने भाग्यशाली नहीं थे। कुछ के सिर फट गए, कुछ जख्मी हो गए और कुछ वहीं ढेर हो गए। दर्द से भरी चीखें रात के सन्नाटे को चीर रही थीं। चलो उठो, सब दीवार की तरफ भागो। वहीं अनुभवी सिपाही, जो कुछ घंटे पहले सनी की पीठ पर कोड़ा मार चुका था, अब जान बचाने की चीखें चिल्ला रहा था। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ज़ोरदार कंपन ज़मीन में दौड़ा। कुछ विशाल चीज़ पहाड़ और कारवां के बीच आकर गिरी थी। कुछ पल के लिए पूरी जगह सन्नाटे में डूब गई। शुरुआत में तो वो कोई बड़ा गंदा बर्फ़ का गोला सा लगा, लेकिन जब उसने अपने लंबे हाथ फैलाए और धीरे धीरे उठने लगा, तब हर कोई सहम गया। वो राक्षस किसी बुरे सपने के जीव लग रहा था। लगभग 4 मीटर ऊंचा, छोटी मगर मोटी टांगे, झुका हुआ कंकाल सा धड़ और बहुत लंबे डरावने हाथ। 2 हाथों में हड्डियां जैसे नुकीली उंगलियों और 2 में इंसानों जैसी पतली उंगलियां थी। उसका रंग फीका पीला और भूरा था, जैसे गंदगी में लथपथ बर्फ।
उसकी खाल इतनी मोटी लग रही थी कि तीर या तलवार भी शायद आर पार ना जा सके। उसके सिर पर 5 दूधिया सफ़ेद आँखें थीं जो किसी कीड़े जैसी नज़रों से गुलामों को देख रही थी। नीचे एक मुंह था जिसमें कई पंक्तियों में तेज़ दांत भरे थे और उससे चिपचिपा लार टपक रहा था। लेकिन जो बात सनी को सबसे ज़्यादा असहज कर रही थी वो थी उसके शरीर के अंदर रेंगती हुई कीड़े जैसी आकृतियाँ जो उसकी त्वचा के नीचे घूम रही थी। और बदकिस्मती से सनी उन चंद लोगों में से था जो उस राक्षस के सबसे करीब खड़ा था। ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, उसने अंदर ही अंदर सोचा। और उस ख्याल के आते ही नर्क के दरवाजे खुल गए। वो राक्षस अचानक आगे बढ़ा और अपने पंजे घुमाकर सीधा सनी पर वार किया। लेकिन सनी पहले ही एक झटके में जंजीरों की सीमा तक किनारे कूद चुका था और उसने जानबूझकर उस भारी भरकम गुलाम को अपने और राक्षस के बीच कर दिया। एक पल बाद ही राक्षस के पंजों ने उस आदमी को चीर डाला। गर्म खून की बौछार सनी के ऊपर गिरी और वो ज़मीन पर गिर गया। ऊपर से वो लाश भी उसी के ऊपर गिर गई। बाहर में जाओ, इतना भारी क्यों है तू? सनी की आंखों पर खून फैल चुका था। तभी उसने एक भारी परछाई अपने ऊपर से गुजरती महसूस की और अगले ही क्षण चीखों का तूफान उठ गया। सनी ने कोशिश की कि वो लाश को किनारे ढकेल सके, लेकिन जंजीरों में झटका लगते ही उसकी कलाई बुरी तरह मरोड़ गई। दर्द ऐसा था कि जैसे उसके दिमाग में आग लग गई हो। वो कुछ कदम घसीटा गया, फिर अचानक जंजीरें ढीली हो गईं। ठीक है, इससे बुरा हो सकता था। उसने दोनों हथेलियां उस लाश की छाती पर रखी और पूरी ताकत से धक्का दिया। वो भारी शरीर बड़ी मुश्किल से किनारे गिरा और सनी की सांस कुछ पल को आज़ाद हो गई। लेकिन ये राहत ज़्यादा देर नहीं टिकी। अचानक सनी को उस लाश के अंदर कुछ हिलता हुआ महसूस हुआ, उसकी त्वचा के नीचे। तूने अभी सोचा था कि इससे बुरा नहीं हो सकता, है ना बेवकूफ़? सनी ने घबराकर पैर से लाश को धक्का दिया और जितनी दूरी बना सकती थी, करीब 1.5 मीटर, उतना पीछे खिसक गया। जब उसकी नज़र चारों ओर घूमी, वहाँ दूर उस राक्षस की छाया नाच रही थी और गुलामों की चीखें गूंज रही थीं। लेकिन फिर उसका ध्यान वापस उस लाश पर गया जो अब कांप रही थी, जैसे कोई भयानक चीज़ उसके अंदर जाग रही हो। दूसरी तरफ वही चालाक गुलाम खड़ा था। हैरानी और डर से उसका मुंह खुला रह गया था। सनी ने उसे देखकर चिल्लाया, क्या देख रहा है? दूर हट। वो हटने की कोशिश करने लगा लेकिन फिसल कर गिर गया। जंजीर उस भारी गुलाम के नीचे फंसी हुई थी और तीनों को आपस में जकड़े हुए थी। सनी ने दांत भींच लिए। उसके सामने वो लाश एक डरावनी प्रक्रिया से गुजर रही थी। उसकी त्वचा को चीरकर हड्डियां जैसे धारियां बाहर निकल रही थी। उसकी मांसपेशियां फड़फड़ा रही थी जैसे वो खुद को बदल रही हों। नाखून नुकीले पंजों में बदल गए और चेहरा चीरता हुआ एक अजीब सा मुंह बन गया जिसमें दांतों की कई लाल लाल कतारें थीं। ये ठीक नहीं है। सनी को उल्टी करने का मन हुआ। पीछे से विद्वान गुलाम की आवाज़ आई, चीन देखो। उसका चेहरा एकदम सफ़ेद हो गया था। लेकिन सनी को अब ये सब अनफेयर नहीं लग रहा था। उसे लग रहा था कि कुछ नियम टूट रहे हैं। स्पेल के अपने नियम होते हैं। हर नाइटमेयर में किसी तरह के जीव आ सकते हैं। उसकी भी एक सीमा होती है। पहली नाइटमेयर में आमतौर पर सिर्फ बीस्ट या मॉन्स्टर आते हैं और कभी कभी कोई डीमन। लेकिन ये जो राक्षस था उसने खुद ही एक और डरावनी नकल बना दी थी। ये तो टायरेंट्स करते हैं, वो जो नाइटमेयर रेलम के असली शासक होते हैं। पहली नाइटमेयर में टायरेंट, ये फेटेड एट्रीब्यूट कितना ज़्यादा असर डालता है यार। पर अब उसने सोचने का वक्त नहीं था। उसे खुद को ही बचाना था। वो भारी गुलाम या जो कुछ भी अब वो बन चुका था धीरे धीरे उठ रहा था, मुंह से अजीब आवाज़ें निकालते हुए। इससे पहले कि वो पूरी तरह चेतन हो, सनी ने जंजीर उठाई और सामने दौड़ पड़ा। राक्षस का एक पंजा उसकी तरफ आया, लेकिन सनी ने एक साफ कट मूवमेंट में उसे चकमा दे दिया। अब की बार उसकी जान तेज़ी से नहीं बल्कि सूझबूझ से बची। शायद उसने कभी कोई फैंसी फाइटिंग टेक्निक नहीं सीखी हो, लेकिन सड़कें भी सिखाती हैं।
और सनी ने पूरी ज़िंदगी उन्हीं सड़कों पर जिंदा रहने की लड़ाई लड़ी थी। उस अनुभव ने उसे डर के बावजूद शांत रहना सिखाया। वो आगे बढ़ा, जंजीर राक्षस के कंधों पर लपेट दी और कस दी ताकि वो अपने हाथ ना हिला सके। राक्षस अब बेबस था, लेकिन जंजीर का लंबा हिस्सा अब खत्म हो चुका था और सनी अब उसके बहुत करीब था। तुम दोनों इस जंजीर को अपनी जान की तरह खींचो, उसने पीछे खड़े 2 गुलामों से चिल्लाकर कहा। दोनों ने उसकी बात समझते ही जंजीर को खींचना शुरू किया, ताकत लगाते हुए ताकि वो राक्षस खुद को छुड़ा ना सके। ग्रेट, सनी ने मन में खुशी आई, लेकिन तभी वो राक्षस फड़फड़ाया और जंजीर चीखने लगी। नॉट सो ग्रेट। अब सनी ने शक्ल की पतली जंजीर जो उसकी हथकड़ियों को जोड़ रही थी राक्षस की गर्दन में डाल दी और तेजी से उसके चारों ओर घूमकर उसकी पीठ से पीठ टकराकर उसे जकड़ लिया। उसे पता था कि वो इतनी ताकत से किसी को गला नहीं घोट सकता, लेकिन अब उसकी पीठ लीवर थी और उसका पूरा शरीर एक वजन। उसने पूरी ताकत से खींचना शुरू किया। कांटे उसकी पीठ को छू रहे थे। जंजीर दर्द से चीर रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। अब ये सवाल था, क्या पहले टूटेगा, राक्षस या जंजीर? मर जा, मर जा। खून और पसीने की बूंदें उसके चेहरे से टपक रही थी। हर पल जैसे एक उम्र की तरह लग रहा था। उसकी ताकत, उसका स्टैमिना सब खत्म हो रहा था। पीठ और कलाई पहले ही घायल थी और अब जैसे हर नस चीख रही थी। और तभी उसने महसूस किया राक्षस का शरीर एकदम ढीला पड़ गया और अगले ही पल एक जानी पहचानी सी आवाज़ हवा में गूंजी, जो सनी के लिए अब तक की सबसे खूबसूरत आवाज़ थी। यू हैव स्लेन अ डोरमेंट बीस्ट, माउंटेन किंग्स लार्वा। और हमारा चैप्टर 4 यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको आज की एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट में हमें ज़रूर बताइए कि आपको ये एक्सप्लेनेशन कैसी लगी। तो तब तक के लिए मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मत्ता ने।